हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। तो ये है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे देश में जो है कितने प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है एक बहुत विशाल है ना। आप देखते होंगे कि हर जगह जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे या फिर पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो संस्कृति बदलती जाती है। और इसी प्रकार होती है हमारी वनस्पतियाँ। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग होती हैं, मैदानी क्षेत्रों में अलग होती हैं और पठारी क्षेत्रों में अलग होती हैं। तो किस प्रकार ये जैव विविधताएं होती हैं तो इसे हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कर दिया करें और जो है बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों की भांति भांति यानी कि अलग अलग प्रकार के वृक्ष हो गए, झाड़ियाँ हो गई, घास, पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के हैं? तो भारत जो है एक विशाल देश है जहाँ पे आप जो है अनेक प्रकार के जो है जैव रूपों की कल्पना करेंगे। आप जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि जैसे मैं तो इलाहाबाद में रहती हूँ। अगर आप यहाँ के जानवरों को देखिए और फिर आप जाइए ठंडे प्रदेशों में, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गए, तो वहाँ पे आपको जो है अत्यधिक फर वाले जो है जानवर दिखाई देते होंगे। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे जानवर वहाँ के लिए अनुकूलित हैं, यहाँ के जानवर यहाँ के लिए अनुकूलित हैं। इसी प्रकार आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे अलग प्रकार के जानवर दिखाई देंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है एटमॉस्फेयर के साथ साथ जीव जैव वातावरण भी बदलते रहते हैं। तो देखिए, हमारा देश जो है यानी कि भारत देश जो है विश्व के 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। यहाँ पे लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश जो है विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता के कारण यहाँ मतलब कि यहाँ पे जो पौधों की जातियों के पाए जाने के कारण देश का हमारे देश का जो है विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान प्राप्त है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में जो है लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। कितना प्रतिशत है? 6% है। और इस देश में बिना जो है बहुत से बिना फूल वाले भी पौधे हैं, जैसे फर्न हो गया, शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, कवक हो गया, फंजाई यानी कि भी पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है। देखिए, जो है प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे जो है अक्षत वनस्पति कहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल, बगान वनस्पति का भाग तो है, परंतु क्या आप इसे प्राकृतिक कहेंगे? नहीं। अब देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं तो उन्हें हम कहते हैं विदेशज। तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ जो है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। और इस तरह जो है प्राणी जगत जो है जानवरों के विषय में बतलाता है। तो वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। अब देखिए, कारण क्या क्या है। धरातल में भूभाग, भूमि का जो है वनस्पति और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अलग तरीके के मिलेंगे, पठारी क्षेत्रों में अलग, मैदानी क्षेत्रों में अलग, और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती, है ना। तो धरातल के स्वभाव का जो है वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, हमारे यानी कि उत्तर प्रदेश में चावल और गेहूं की खेती होती है। क्या असम में भी चावल और गेहूं की खेती होती है? अब ऊपर चले जाइए, क्या जम्मू कश्मीर में भी चावल की खेती होती? नहीं होती ना। तो भूमि का तो असर पड़ा ना। तो उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है और ऊबड़ खाबड़ या फिर जो है असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। अब देखिए, मृदा का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखिए, एक जैसी मृदा तो हर क्षेत्र की है नहीं, अलग अलग मृदा जो है हर जगह है।
कहीं जलोढ़ मृदा है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लैटेराइट मिट्टी है ना। तो विभिन्न स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की जो है, मरुस्थल में बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ होती हैं और नदियों के डेल्टा में के क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में यहाँ मृदा की जो है गहरी परत है, तो यहाँ पे जो है वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब बात करेंगे जलवायु के बारे में। तो तापमान किस प्रकार इफेक्टिव होता है। तो वनस्पति की जो विविधता और विशेषताएं हैं वो तापमान और वायु की नमी पे भी निर्भर करता है। अब आप देख लीजिए कि हिमालय पर्वत के ढलानों और प्रायद्वीपीय के पहाड़ियों में 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट होती है। प्रायद्वीपीय की पहाड़ियाँ मतलब साउथ के जो भी पहाड़ियाँ होती है, और उत्तर में हिमालय की पर्वत है ना। तो 915, ध्यान रखेंगे, 915 मीटर जो है की ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट होती है। तो जो है वनस्पति के पनपने और बढ़ने को भी प्रभावित करती है ये, और इसे जो है उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। अब जैसे देखिए ये टेबल देख पा रहे होंगे आप, ये है वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। उष्ण का देखिए सीधे सीधे मतलब आप निकालिए, उष्ण मतलब गर्म और शीत का मतलब ठंडा, और उपोष्ण का मतलब ठंड और गर्म के बीच का पोषण। तो देखिए सबसे पहली बात आई है उष्ण। उष्ण वाले वातावरण का जो है जलवायु का तापमान जो है 69 डिग्री होता है, 24 या इससे अधिक। कितना होता है? 24 या इससे अधिक। और जनवरी में इसी का औसत तापमान होता है 18 से अधिक, 18 सेंटीग्रेड से अधिक। अब टिप्पणी ये है कि यहाँ पे कोई पाला नहीं पड़ता। उपोष्ण क्षेत्र आया, यहाँ पे जो है 17 से 24 डिग्री सेल्सियस, तो 24 से कम, 17 से अधिक। और जनवरी में यहाँ का तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री, यहाँ पे पाला कभी कभी पड़ता है। अब आया शीतोष्ण, तो यहाँ ये और ठंडा क्षेत्र है, ये है 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में देखिए माइनस में चला गया है, यहाँ पे कभी पाला कभी बर्फ पड़ता है। अल्पाइन जो कि सबसे ठंडा क्षेत्र, यानी कि 7 डिग्री कम जो है, 7 डिग्री से कम यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान होता है, और -1 डिग्री से भी कम जो है यहाँ पे जनवरी में औसत। तो ये जो है पूरा बर्फीला। तो सबसे कम क्या कह लीजिए कि एकदम नेग्लिजिबल अल्पाइन क्षेत्र में जो है वनस्पतियाँ होती हैं, है ना। अब बात करेंगे सूर्य का प्रकाश जो है वो किस प्रकार इफेक्ट डालता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वो किसी भी स्थान पे सूर्य का प्रकाश तो एक समान नहीं आएगा ना। जैसे आप मान लीजिए कि ये देखिए, ये है ग्लोब, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो क्या होगा कि अगर सन यहाँ है तो लंबवत किरणें तो यहीं पड़ेंगी ना, बाकी जगह तो तिरछी किरणें पड़ेंगी, है ना। तो एक जगह तो पड़ेंगी नहीं। तो वनस्पति पे भी ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। तो देखिए लिखा भी है, उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और जो है वो ऋतु पर निर्भर करता है। तो प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो है गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पति क्यों है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वहाँ पे प्रॉपर मिलता रहता है, और सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी तो बारिश होगी तो वृक्ष जो है वो बने रहेंगे, और इसीलिए जो है ढलानों में ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए वर्षण भी जो है वो प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है? भारत में लगभग सारी वर्षा जो है आगे बढ़ते हुए, यानी कि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है जून से सितंबर तक की, अभी देखिए जुलाई चल रहा है ना, तो जून से लेकर सितंबर तक अभी जो वर्षा हो रही है ना वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो रही है। किससे हो रही है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो रही है। और यही वर्षा जब आप नवंबर दिसंबर में देखोगे तमिलनाडु के एरिया में, तो वो होगी उत्तर पूर्वी मानसून से। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि भारत में जो है सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर तक, और पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ये भी चीज़ें हैं, है ना। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ सघन वन पाए ही जाएंगे। अब देखिए, अब ये ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है कि पश्चिमी घाट में की जो है पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन जो है वनस्पति क्यों है। अब ये भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वर्षण ज़्यादा होता है, वर्षण ज़्यादा होगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे सघन वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं
क्या आपने कभी सोचा है कि वन जो है मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन जो है नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि वन क्या है? वन जो है वो नवीकरण योग्य है ना, नया करने योग्य संसाधन है। और वातावरण की जो है गुणवत्ता को बढ़ाने में किसकी भूमिका होती है? वन की ही तो भूमिका होती है। तो ये जो है स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और जो है नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। इतने सारे काम करते हैं वन। और अगर जहाँ वन नहीं होंगे ना, तो वहाँ मृदा अपरदित होती रहेगी और वहाँ पे आप कुछ चो बोत नहीं सकते। नदियों की धारा के कारण जो है कटाव होगा, है ना, नदियों की धारा भी नियंत्रित करती है ये। तो ये जो है बहुत सारे उद्योगों का आधार है, यानी कि कई समुदायों की जीविका को जो है वो प्रदान करता है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। देखिए कितने सारे कार्य वन ही, क्योंकि वन बिना कुछ काम चलने ही नहीं वाला। वन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या करते हैं पौधे? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा, है ना। और ये क्या करते हैं? ये पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश की कृषि जो है पूरी की पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंडेंट है। तो अगर ये वन नहीं रहेंगे तो मानसून कैसे आएगा? तो इनसे जो है मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। तो देखिए भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या करें, वनोन्मूलन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो है इन वनों का नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि के लिए लोग जो है वनों को काट देते हैं, है ना। उद्योगों के विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं जो हैं वो वन को उन्मूलित कर रही हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना कारण जो है इस वजह से जो है वन का क्षेत्र कम होता जा रहा है। बात करते हैं सन 2003 की, तो इसमें जो है वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था, आप ये मान लीजिए था। और अब क्या है, अभी मैं आपको ये भी डेटा बताऊंगी। तो भारत में जो है बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। तो कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय हो गया, मध्य भारत के कुछ भाग हो गए, मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, तो शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, फिर बिल्कुल जो है निम्न कोटि की हो गई है ना। तो हमारे देश में जो है निम्नलिखित प्रकार की जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये देख लेते हैं क्या आप जानते हैं। तो ये है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 21.5% है। देखिए कितना कम प्रतिशत है। और जैसे जैसे वनों का क्षेत्र कम होता जाएगा तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या घटना घट सकती है। अब देखिए, अब आप ये देखिए डेटा, ये जो है ये क्षेत्र है प्रतिशत में, और ये जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब आप देख लीजिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है और कहाँ पे सबसे कम। देखिए 100 तक तो कहीं गया ही नहीं है, 90 तक आप देखिए एक ही आया है। ये कहाँ का क्षेत्र है? ये है मिज़ोरम, यानी कि मिज़ोरम में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और सबसे कम कहाँ है? देखिए जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है ना, गेहूँ चावल पैदा होते हैं, वहीं पे होगी। देखिए पंजाब में, देखिए देख पा रहे होंगे पंजाब, यहाँ पे जो है वन का क्षेत्रफल 10 से बहुत कम है ना, बहुत ज़्यादा कम है। तो सर्वाधिक कम वन यहाँ पाए जाएंगे और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो कहाँ का है? मिज़ोरम का है। इसी प्रकार जो है आप डेटा देख सकते हैं। अब देखते हैं वनस्पति के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या फिर झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। ठीक है, इन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बात करेंगे अब हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्राइटेरियाज़ के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है हमारा ग्लोब, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कर्क रेखा है 30 डिग्री पे, और यहाँ पे मकर रेखा है 30 डिग्री पे, यानी कि इतना पोर्शन। ठीक है, देख पा रहे होंगे। और हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत जो है यहाँ है, यानी कि कर्क रेखा के आधा ऊपर है और कर्क रेखा के नीचे भी स्थित है।
अब देख लीजिए कि ये जो है यहाँ पे सन होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत कहाँ होती हैं? भूमध्य रेखा पे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है हमारे भारत के साउथ पोर्शन में भी और पूर्वी एरियाज में भी पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम डिटेल, है ना, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। ये देखिए, ये वन जो है ना वो पश्चिमी घाटों के में जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि अब देख लीजिए कि जैसे भारत है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत है, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है और इतने से पोर्शन जो है वो आता है उष्णकटिबंधीय एरिया में, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से एरिया हो गए ये वेस्टर्न घाट हो गए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हो गए, है ना, और असम के ऊपरी भागों में तमिलनाडु के तट तक जो है ये सीमित है। और यहाँ पे वर्षा आप जान लो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। तो एक जो है थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है और इन वनों में जो है वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। चूँकि ये क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, तो यहाँ जो है हर प्रकार की वनस्पतियाँ, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं और वनों में जो है इनकी ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। तो जो है वृक्ष में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन जो है वो साल भर हरे भरे होते हैं। जाहिर सी बात है कि गर्म और आर्द्र होगा वहाँ का वातावरण, तो वहाँ पे वर्षा भी तो साल भर होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पेड़ों को सूखने का समय ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष भी हैं, देख लीजिए आप लोग, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि मानसूनी वर्षा वन में कितने सेंटीमीटर की बारिश होती है ना, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखो। अच्छा, ये फिगर थोड़ा सा समझ लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। ये देखिए यहाँ पे कैसे कैसे वन पाए जा रहे हैं। 1.5 मीटर छोटे छोटे पेड़, है ना, ये झाड़ी परत है। फिर 5 मीटर के पेड़, ये नवीन वृक्ष हैं, है ना। फिर 20 मीटर के पेड़, वितान परत पाई जा रही है। फिर 40 मीटर, फिर 60 मीटर, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गए, यानी कि बहुत लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। और बहुत जो है औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं, है ना। वुडी जो, जिसके आप मान लीजिए कि जिसके वुड बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, ये ऐसे ही वुड पाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे देख लीजिए आबनूस का हो गया, एबोनी, महोगनी, रोज वुड, रबर और सिनकोना, यहाँ पे ऐसे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे जीव देखिए, हाथी हो गया, बंदर, लैमूर, हिरण और एक सींग वाले गैंडे असम और वेस्ट बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो असम और वेस्ट बंगाल के दलदली क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो एकदम डार्क ग्रीन है ना, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अब देख पा रहे होंगे ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, यानी कि ये पश्चिमी घाट का एरिया है और ये पूर्वी घाट का एरिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी घाट का पूरा एरिया जो है वो डार्क ग्रीन से ढका हुआ है। पूर्वी घाट के भी कुछ पोर्शन है। अब देखिए ऊपर आ जाइए, इधर देखिए मिज़ोरम वगैरह जो है ये सब बंगाल, यहाँ पे दलदली भूमियाँ पाई जाती हैं, है ना, और उष्णकटिबंधीय एरिया है ये। अब देखिए थोड़ा सा एकदम लाइट ग्रीन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये पोर्शन है ना। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के एरिया जो है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, आप एकदम ऊपर पहुँच जाइए, ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन और ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का पोर्शन, है ना। तो ये जो है यहाँ पे उष्ण जो है पर्वतीय वन पाए जाएंगे। आगे देखिए मैनग्रूव वन, यानी कि मैनग्रूव वन जहाँ पे दलदली एरिया होगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे छोटे छोटे, ये देख पा रहे होंगे, तो ये जो है ये दलदलीय वन है, ठीक है। अब क्या है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे देखिए राजस्थान के पोर्शन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंटीले वन पाए जाएंगे, यहाँ पे कंटीले वन पाए जाएंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई। अब देखिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, ये देखिए ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड से
8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऊपर तक भी गया है ना। अब इधर भी देख लीजिए, ये जो ग्रीनी एरिया है 30 डिग्री से कर्क रेखा जो है शुरू होती है ना, ये देखिए 24 डिग्री पे जो है पाया जा रहा है। ठीक, अब ये देखिए, ये जो कंटीले वन का क्षेत्र है ये कहाँ पाया जा रहा है, 28 डिग्री से 30 डिग्री, है ना, तो ये पाया जा रहा है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अतिरिक्त जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। ये देखिए, ये जो भारत में है ये सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें कहते हैं मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये विस्तृत है। यहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ध्यान रखेंगे, इसमें भी कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ना आप, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहला वाला हमने देखा था, तो हमने जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखा था, तो वहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही थी, है ना। लेकिन यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या हो रहा है, 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा, है ना। और भी कंपैरेटिवली अभी हम देखेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वहाँ क्या होता था, वहाँ पे वर्ष भर गर्मी होती थी। मैं बात कर रही हूँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। वहाँ पे वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहता था एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती थी। तो वहाँ पे जो है वो क्या पत्तियाँ गिराने का टाइम उन्हें मिलता था, वे तो सदाबहार रहे थे ना, वे हमेशा ग्रीनी ही रहते थे। अब देखिए आगे, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, इनमें से जो है आर्द्र और नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। यानी कि ये ऐसे वन जो हैं पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। तो सागौन जो है इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सागौन के वन। यहाँ पे बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत जैसे व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। आगे देखते हैं, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। और ये वन जो है वो प्रायद्वीपी पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। और विस्तृत क्षेत्र में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष जो है वो उगते हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में जो है कृषि कार्य का प्रयोग होता है, जिसे कि साफ कर लिए जाते हैं, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। अब आप ये फिगर आउट देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के फिगर है ना। काश की इन सब जगहों में जाने का जो है मौका मिलता, तो हम सब जो है हरियाली देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन हम ही लोग हैं जो इन वनों को नष्ट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, है ना। तो देखिए, इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर जो है प्रायः क्या हो गए, शेर, सिंह, सुअर, हिरण, हाथी और विविध प्रकार के पक्षी जैसे छिपकली हो गई, और जो है सांप हो गए, कछुए भी यहाँ देखे जाते हैं। अब आगे बात आएगी कंटीले वन और जो है पर्वतीय वन। इन सब के बारे में हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगले वन के प्रकार जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।